आज की इस ऑनलाइन क्लास में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शंस इन पक्सिनिया। पक्सिनिया में जनन कैसा होता है इसके बारे में। इससे पहले के वीडियो के अंतर्गत हमने डिस्कस किया था कि पक्सिनिया क्या है, इसकी वर्गीकृत स्थिति क्या होती है, इसकी कायिक संरचना कैसी है। तो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं अपन कि पक्सिनिया एक कवक है जो रस्ट डिजीज फैलाता है। पक्सिनिया द्विपर्पोषी कवक के रूप में जाना जाता है, अर्थात पक्सिनिया को अपना जीवन चक्र कंप्लीट करने के लिए दो परपोषियों की आवश्यकता होती है। पहले परपोषी को प्राथमिक परपोषी कहते हैं जो गेहूँ होता है, जबकि द्वितीयक या अल्टरनेट होस्ट बारबेरी प्लांट होता है। इन दोनों पादपों के माध्यम से पक्सिनिया अपना जीवन चक्र कंप्लीट करता है। पक्सिनिया का कवक जाल प्राइमरी प्रकार का और सेकेंडरी प्रकार का होता है। प्राइमरी मोनोकैरियोटिक जबकि सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम होता है। गेहूं में पाया जाने वाला माइसीलियम सेकेंडरी प्रकार का होता है, जबकि बारबेरी प्लांट के अंतर्गत उपस्थित माइसीलियम मोनोकैरियोटिक होता है या एक केंद्रिकी होता है। इस कवक की कोशिका भित्ति फंगल सेलुलोज की बनी होती है, जिसे हम काइटिन कहते हैं। इसमें रिक्तिकाएं संश्लिष्ट खाद्य पदार्थ के रूप में ग्लाइकोजन इत्यादि पाया जाता है। कवक जाल पट्टीय प्रकार का एवं शाखित होता है। इत्यादि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ है। पक्सिनिया की सबसे सामान्य प्रजातियों पक्सिनिया ग्रेमिनीस है, सबसे सामान्य। इसके अलावा पक्सिनिया रिकॉर्डेटा भी एक प्रकार का प्रजाति है जो सामान्य तौर पर रस्ट डिजीज फैलाती है। तो ये था वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में, जिसमें हम पहले इसको पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि पक्सिनिया में रिप्रोडक्शन या जनन किस प्रकार से होता है। पक्सिनिया में जो कि रस्ट डिजीज फैलाता है, रस्ट डिजीज गेहूं के अंदर फैलाता है, इसमें जनन की प्रक्रिया स्पोरुलेशंस और दो होस्ट के माध्यम से संपन्न होती है। पक्सिनिया में या पक्सिनिया का जीवन चक्र में कुल 5 प्रकार के स्पोर बनते हैं, इसीलिए इसको मैक्रोसाइक्लिक लाइफ साइकिल के नाम से जाना जाता है। अन्य कवक में इस प्रकार की संरचनाएं नहीं पाई जाती। जब हमारे सिलेबस के अनुसार हम प्रश्न का आंसर दें कि मैक्रोसाइक्लिक लाइफ साइकिल किस कवक में पाई जाती है, तो इसका उदाहरण है पक्सिनिया। इस पक्सिनिया के जीवन चक्र में कौन कौन सी प्रावस्था पाई जाती है? यूरोडल स्टेज, जिसमें यूरोडोस्पोर का निर्माण होता है। टेलिट्यू स्टेज, जिसमें टेलिट्यूस्पोर का निर्माण होता है। बेसिडियल स्टेज बेसिडियोस्पोर का निर्माण करेगी। पिक्नेडियल स्टेज पिक्नेडियोस्पोर का निर्माण होगा। देन एसिडियल स्टेज, जिसमें किसका निर्माण होगा? एसिडियोस्पोर का निर्माण होगा। आज हम इस क्लास के अंतर्गत रिप्रोडक्शन में कुल 2 प्रकार के स्पोर के प्रवर्धन की प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया, उसके अंकुरण की प्रक्रिया
और कौन से प्रकार की डिजीज फैलाता है के बारे में डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से स्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे, हम करेंगे यूरोडल स्टेज को और हम करेंगे टेलुटो स्टेज को, जिसके अंतर्गत यूरोडोस्पोर और टेलुटोस्पोर का निर्माण होता है। इस डायग्राम के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि पक्सिनिया ग्रेमिनिस में कितने प्रकार के स्पोर बनते हैं। तो जो पहला स्पोर है वो यूरोडोस्पोर है, दूसरा है वो टेलुटोस्पोर है। टेलुटोस्पोर के द्वारा बेसिडियोस्पोर का निर्माण होगा, उसके बाद में पिक्निडल स्पोर बनेगा और पिक्निडल स्पोर के बाद में एसिडियल बनेगी, एसिडियल के बाद में वापस नई संरचना का निर्माण होगा। तो कुल 4 से 5 प्रकार के स्पोर हमें देखने को मिलते हैं। नंबर पहला, जो गेहूं के पादप में विकसित होते हैं। एसिडियोस्पोर जब हवा के माध्यम से अथवा जल द्वारा गेहूं की पण तक पहुंचते हैं, उस स्थिति में स्पोर अंकुरित होकर के जनन नलिका निर्मित करते हैं, जो एक मोनोकैरियोटिक होती है। वो जनन नलिका स्टोमेटा द्वारा मीजोफिल सेल्स में प्रवेशित होती है और उस मीजोफिल सेल्स में ग्रोथ करके, इंटरसेलुलर स्पेस में ग्रोथ करके प्राइमरी माइसीलियम का निर्माण करता है। प्राइमरी माइसीलियम प्लाज्मोगेमी के द्वारा डाइकैरियोटिक सेल्स का निर्माण करते हैं और वो डाइकैरियोटिक सेल्स क्लैंप कनेक्शन द्वारा डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण करते हैं। तो ये जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम होगा वही आगे परिवर्तित होकर के यूरोडोस्पोर का निर्माण करता है। डाइकैरियोटिक माइसीलियम मीजोफिल सेल्स के अंतर्गत पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और ऊर्ध्वाधर संरचना विकसित होती है, तब जाकर के स्पोर बनते हैं। और प्राथमिक स्पोर जो बनेंगे, सबसे पहले बनेंगे वो यूरोडोस्पोर होगा। यूरोडोस्पोर निर्मित करने वाली पक्सिनिया की अवस्था को यूरोडेल स्टेज या यूरोडोस्पोर स्टेज कहते हैं। तो इस स्टेज में होता क्या है, ये स्टेज मुख्य रूप से प्राथमिक प्रपोषी अथवा गेहूं में मिलती हैं। यूरोडोस्पोर जो विकसित होते हैं वो सवृंत होते हैं, एकल कोशिकीय होते हैं, गोलाकार होते हैं, लेकिन बाइन्यूक्लिएटेड, द्विन्यूक्लिएटेड होते हैं। और इस प्रकार के यूरोडोस्पोर समर के जस्ट पहले विकसित होते हैं। गर्मी आने से जस्ट पहले की ओर, लगभग जनवरी के एंड में और फरवरी के प्रारंभ में गेहूं में यदि पक्सिनिया द्वारा संक्रमित हैं तो इसमें यूरोडोस्पोर विकसित होना प्रारंभ हो जाते हैं। यूरोडोस्पोर का निर्माण प्राथमिक द्वितीय कवकजाल से निर्मित होता है, जो कि एसिडियोस्पोर से निर्मित होते हैं। एसिडियोस्पोर यदि गेहूं के प्लांट को संक्रमित नहीं करते हैं तो डाइकैरियोटिक माइसीलियम के निर्माण होने की संभावना नहीं होती। उस स्थिति में यूरोडोस्पोर का निर्माण नहीं होता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये यूरोडोस्पोर को निर्मित करने वाली संरचना है। माइसीलियम से अर्ली समर वेकेशन के अर्ली समर सीजन के अंतर्गत जो माइसीलियम इस मीजोफिल सेल के मध्य विकसित होता है, वो ऊर्ध्वाधर तंतु विकसित होते हैं और इस ऊर्ध्वाधर तंतु की शीर्ष कोशिका, जो कि द्विकेंद्रिकीय होती है, एक स्पोर का निर्माण करती है। इस स्पोर को नाम देते हैं यूरोडोस्पोर, क्योंकि ये पूरा भाग एपिडर्मिस के नीचे विकसित होता है। यूरोडोस्पोर के निर्मित होने के कारण इस एपिडर्मिस पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण
एपिडर्मिस विघटित हो जाती है। विघटित क्षेत्र से यूरोडोस्पोर बाहर निकलते हैं। यूरोडोस्पोर है वो द्विकेंद्रिकीय है, लेकिन वो एक कोशिकीय है। इस यूरोडोस्पोर का आवरण द्विपर्तीय होता है। बाह्य आवरण एक्साइन कहलाता है, आंतरिक आवरण इंटाइन कहलाता है। इस स्पोर पर दो जनन छिद्र पाए जाते हैं जो दोनों पार्श्व भित्ति पर स्थित होते हैं। इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। स्पोर एक लंबे तंतु के द्वारा आधारीय हाइपीस से जोड़ा जाता है। इसको हम स्टॉक या व्रंत कहते हैं। इस प्रकार से एक से अधिक स्पोर के विकसित होने से रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। जब माइसीलियम से कई सारे या एक से अधिक स्पोर विकसित होते हैं, उसका रंग रेडिश ब्राउन होता है, जिसके कारण लीफ की सरफेस और कौन सी सरफेस पर, ऊपरी सरफेस पर रेडिश ब्राउन कलर के स्पॉट दिखाई देना प्रारंभ होते हैं। कभी कभी धारियां भी विकसित हो जाती है। जो पोस्टूल बना है, जो स्पॉट बनाया हुआ है जहाँ से स्पोर बाहर निकले हैं, उसमें से निकलने वाला स्पोर यूरोडोस स्पोर होता है, इसलिए इसको यूरोडोसोरस कहते हैं। प्रत्येक यूरोडोसोरस में कई सारे या एक से अधिक यूरोडो स्पोर स्थित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यूरोडो स्पोर के समूह को यूरोडोसोरस कहा जाता है। इन बीजाणुओं के निर्मित होने से एपिडर्मिस विघटित हो जाती है। विघटित क्षेत्र से स्पोर लिबरेट होते हैं, जिसके कारण वो बाहर की ओर बाह्य वातावरण के संपर्क में आते हैं और हवा के माध्यम से किसी स्वस्थ पादप तक पहुंचते हैं। उस पादप पर भी ये अंकुरित होते हैं, फिर एक माइसीलियम का निर्माण करते हैं जो स्टोमेटा के द्वारा प्रवेशित होकर के मीजोफिल कोशिका में डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण करता है और ये माइसीलियम पुनः उस पादप में लगभग 6 से 10 दिन में वापस स्पोर का निर्माण करना प्रारंभ होता है। उस स्थिति में उस स्वस्थ और हेल्थी प्लांट पर भी, जो फ्रेश प्लांट था, उस पर भी रेडिश ब्राउन कलर की पोस्टुलर स्ट्रक्चर विकसित हो जाती है। जब तक वातावरण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, तब तक पक्सिनिया के द्वारा द्विकेंद्रिकीय एकल कोशिकीय यूरोडोस्पोर का ही निर्माण होता है। लेकिन जैसे ही वातावरण के अंदर चेंजेज होना प्रारंभ हो जाता है, उस स्थिति में यूरोडोस्पोर के स्थान पर टेलिटोस्पोर निर्मित हो जाता है। अर्ली समर सीजन के अंतर्गत पक्सिनिया यूरोडोस्पोर के द्वारा जनन करता है, लेकिन जैसे ही लेट समर सीजन आना प्रारंभ होती है, यूरोडोस्पोर के स्थान पर एक नए प्रकार के बीजाणु निर्मित होते हैं, जिनको हम टेलिटोस्पोर कहते हैं। अर्थात पक्सिनिया प्राइमरी स्टेज से अब सेकेंडरी स्टेज में चला जाता है। टेलिटोस्पोर भी यूरोडोस्पोर की तरह ही गेहूं पे पाई जाती है। कब विकसित होती है? लेट समर सीजन में। इसका निर्माण भी डाइकैरियोटिक माइसीलियम से होता है। सामान्य तौर पर जिस माइसीलियम से यूरोडोस्पोर बनते हैं, उसी से ही टेलिटोस्पोर का विकास होना प्रारंभ होता है। सेकेंडरी माइसीलियम जो अर्ली समर सीजन में यूरोडोस्पोर का निर्माण करता था, वो ही लेट समर सीजन में टेलिटोस्पोर को निर्मित करना प्रारंभ कर देता है। कभी कभी
विंटर सीजन के प्रारंभ के अंतर्गत कुछ असामान्य प्रकार के स्पोर विकसित हो सकते हैं। ऐसे स्पोर को विंटर स्पोर के नाम से जाना जाता है। लेकिन विंटर स्पोर बहुत कम मिलते हैं। डायरेक्ट तापमान वृद्धि के साथ ही यूरोडो स्पोर का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। यूरोडो स्पोर के समान ही टेलिटो स्पोर भी समूह में विकसित होते हैं और उस समूह को टेलिटोसोरस नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? टेलिटोसोरस। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो वो टेलिटोस्पोर को निर्मित करने वाला या प्रदर्शित करने वाला डायग्राम है। आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो टेलिटोस्पोर है। ये जो संरचना है वो माइसीलियम है। ये जो परपोषी कोशिका है। तो यूरोडोस्पोर के समान ही टेलिटोस्पोर भी माइसीलियम से विकसित हो जाता है और आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले दबाव के कारण एपिडर्मिस विघटित हो जाती है और टेलिटोस्पोर मुक्त हो जाते हैं या फिर एक्सपोज हो जाते हैं। अब जब टेलिटोस्पोर निर्मित होते हैं तो उस स्थिति में होते क्या है? ये मुख्य रूप से द्विकोशिकीय संरचना होती है और प्रत्येक कोशिका एकल कोशिकीय होती है। तो होती है टू सेल्ड या बाई सेल्ड स्टॉक संवृत होती हैं और बाई न्यूक्लिएट होती है। तो जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो पूरा एक स्पोर है। ये एक पूरा स्पोर है। स्पोर है वो द्विकोशिकीय और प्रत्येक कोशिका एकल केंद्रिकीय होती है। लेकिन चूंकि स्पोर द्विकोशिकीय है इसलिए पूरा स्पोर दो केंद्रिकीय होता है। इसके नीचे की ओर पाए जाने वाले इस संरचना को व्रंत कहते हैं। व्रंत उपस्थित होने के कारण इसको सव्रंत संरचना के नाम से जाना जाता है। जैसे ही टेलिटोस्पोर एपिडर्मिस को तोड़ करके लिबरेट होते हैं तो ये वापस उसी गेहूं के पौधे को संक्रमित नहीं कर सकते। अगेन किसको करेगा? दूसरे गेहूं के पौधे को। इस स्पोर के प्रत्येक कोशिका में उपस्थित दोनों केंद्रक आपस में जुड़ करके एक द्विगुणित संरचना का निर्माण करते हैं। यानी कोशिका पहले द्विकेंद्रिक की थी, अब कैसी होगी? द्विगुणित हो जाती है। द्विगुणित होने के कारण इसमें दोनों केंद्रक जुड़े हुए हैं, इसलिए एक केंद्र का निर्माण होता है। और ये टेलिटोस्पोर जैसे ही लिबरेट होते हैं तुरंत प्रभाव से मिट्टी के अंतर्गत लंबे समय तक क्रियाशील रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही गेहूं की पण से टेलिटोस्पोर मुक्त होते हैं तो वो किसी पौधे को संक्रमित नहीं करते, ना तो बारबेरी लीफ को संक्रमित करते हैं, प्लांट को संक्रमित करते हैं, न ही गेहूं को संक्रमित कर सकते हैं। और वो स्पोर मृदा में पड़े रहते हैं। इस मृदा में इसके पड़े रहने की इस प्रावस्था को प्रसुप्त अवस्था कहते हैं। जब तक वातावरण में अनुकूल परिस्थिति विकसित नहीं होती तब तक टेलिटोस्पोर अंकुरित नहीं होते। तो ये डोरमेंट कंडीशन में सॉइल के अंतर्गत पड़े रहते हैं और जैसी स्प्रिंग सीजन प्रारंभ होगी तुरंत प्रभाव से टेलिटोस्पोर पुनः विकसित होकर के या अंकुरित होकर के नए स्पोर का निर्माण करेंगे, जिसको हम बेसिडियोस्पोर कहते हैं। जब गेहूं की पण से टेलिटोस्पोर बाहर निकलते हैं उस स्थिति में एपिडर्मिस टूट जाती है। स्पोर के बाहर निकलने के कारण पण की सतह पर काले रंग की धारियां विकसित होती है, जबकि यूरोडोस्पोर के कारण रेडिश ब्राउन स्टिक विकसित होती है। टेलिटोस्पोर होगा तो ब्लैक स्टिक बनेगी, ब्लैक धारियां बनेगी। और ये धारियां कहाँ पे विकसित होती है? धारियां पर्णशीथ पर और दूसरा स्तंभ पर दिखाई देती है। पर्णशीथ वो भाग होता है
जो पर्ण का आधारीय भाग स्तंभ के चारों ओर लिपटा हुआ रहता है। पर्व के आधे भाग तक पर्ण का कुछ भाग लिपटा हुआ रहता है, घिरे हुए रहता है, उसको पर्णशीत कहते हैं, और उसका शेष भाग पर्णफलक के रूप में पृथक होता है। तो उस पर्णशीत पर ब्लैक रंग की धारियाँ और स्तंभ धारियाँ दिखाई देती है। यदि पर्ण पर रेडिश ब्राउन दिखाई देता है, इसका मतलब वो पक्षिनिया हो सकता है और पक्षिनी की यूरोडल स्टेज होगी। जबकि ब्लैक धारियाँ बन रही है तो वो टेलिटोस्पोर के निर्मित होने के कारण होती है। आज की इस क्लास में हमने जनन के इस पहले भाग में यूरोटोस्पोर और टेलिटोस्पोर के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम बेसिडियल स्पोर, पिक्निडल स्पोर और एसिडियल स्पोर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।